सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे, दैट इज़ आई विल डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन या बोल सकते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज़ रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ या फिर बोल सकते हैं हम ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं दिस, दैट इज़ निमोकोनियोसिस। ओके, इट अकर्स ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तो हम डस्ट पार्टिकल को इनहेल करेंगे तब ये होगा। दिस कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ एल्वेलर मैक्रोफेजेस। तो इफ़ वी इनहेल द डस्ट पार्टिकल्स, द एक्टिवेशन ऑफ एल्वेलर मैक्रोफेजेस टेक्स प्लेस। एंड एक बार एल्वेलर मैक्रोफेजेस आ गए तो दे विल सिक्रीट द साइटोकाइंस एंड it will cause inflammation, coughing and fibrosis. ठीक है, and exposes to dust particles that are 1 to 5 microns. ठीक है, तो that will cause the inflammation, coughing and fibrosis. ठीक है, 1 to 5 microns को क्या करेंगे, likely to be trapped in the upper part of airway and एयरवे विथ म्यूकस लाइनिंग। तो क्या होगा कि 1 to 5 माइक्रॉन्स के जो पार्टिकल्स होंगे वो एयरवे के जो अपर पाथवे है, ठीक है, तो उधर पे मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है नोस्ट्रिल से लेकर फिर ट्रैकिया एंड ब्रोंकल्स तक का वो अपर पाथवे है, उधर पे म्यूकस लाइनिंग में स्टक कर जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ द निमोकोनियोसिस। तो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ का पहला एग्जांपल देखते हैं, दैट इज़ द सिलिकोसिस, ऑल्सो नोन एज द ग्राइंडर्स डिजीज़। ओके, तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन नीमोकोनियोटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो नीमोकोनियोसिस वॉज समथिंग लाइक कि डस्ट पार्टिकल आ रहा है, उसकी वजह से मैक्रोफेजेस एक्टिव हो रहा है, दैट विल कॉज द रिलीज ऑफ साइटोकाइन एंड दैट विल कॉज द इन्फ्लामेशन, इरिटेशन एंड द सिस्टिक फाइब्रोसिस एज वेल एज द कफिंग। ठीक है, और 1 to 5 माइक्रॉन्स का पार्टिकल हुआ तो इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द अपर एयरवे ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज सिलिकोसिस, दैट इज ऑल्सो नोन एज द ग्राइंडर्स डिजीज। ठीक है, मोस्ट कॉमन नीमोकोनियोटिक डिसऑर्डर। ओके, कॉज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ द सिलिका। ठीक है, तो अब ये डस्ट पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ सिलिका इन द फर्स्ट केस। ठीक है, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड या फिर क्वार्ट्स। ओके, एंड सिलिकोसिस क्या करता है, इट ब्लॉक्स द ब्रीदिंग पैसेजेस। ठीक है, तो ये उसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या क्या होंगी। ओके, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अपर लोब्स ऑफ द लंग। ठीक है, तो वो अपर लोब्स ऑफ द लंग को मेनली अफेक्ट करेगा। एसोसिएटेड विद इंटरफियरिंग फेगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेजिस। तो निमोकोनियोसिस में मतलब बेसिकली वही हो रहा था, तो मैक्रोफेजिस तो ऑब्वियसली सब में आएंगी। तो हाई रिस्क पेशेंट कौन से होंगे, या फिर मतलब जो दैट इज़ टीबी होगा या कैंसर होगा तो सिलिकोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड एक्सरे में हमको क्या देखने को मिलेगा, what will find that the hilar lymph nodes calcification on their surface, that is also known as the eggshell calcification. तो eggshell calcification is a classical finding that will मतलब हमको बता सकता है कि सिलिकोसिस एक पर्टिकुलर पेशेंट को है, मतलब हाइलर लिम्फ नोड्स का कैल्सिफिकेशन हो जाएगा ऑन द सर्फेस, दैट विल रिजेंबल लाइक द एगशेल कैल्सिफिकेशन। ओके, people working in the sandblasting industry, stone quarry are having a high risk to develop silicosis. Okay, तो इस सिलिकोसिस को मेनली मतलब कौन कौन से प्रोन हो सकते हैं, डेट इज एक तो टीबी एंड कैंसर एंड द वर्कर्स वर्किंग इन द स्टोन क्वारी या फिर बोल सकते हैं सैंड ब्लास्टिंग इंडस्ट्री या फिर क्वार्ट्स इंडस्ट्री, तो उनको हो सकता है। तो उनमें क्या क्या होगा, दैट इज, तो सिलिकोसिस फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोन वर्कर्स को मैंने आपको पूरा बता ही दिया, और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स में एक्शल कैल्सिफिकेशन हम याद रखेंगे। ठीक है, एंड मोस्टली अपर लोब्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें। ओके, एंड एसोसिएटेड विद द फेगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ द मैक्रोफेजेस। ओके, द सेकंड एग्जांपल ऑफ द occupational lung disease is the asbestosis. Okay, a substance is being used particularly in case of insulation industry. ठीक है, एंड इन केस ऑफ प्लम्बिंग। ठीक है, तो ये एक सब्सटेंस है। एस्बेस्टोस पार्टिकल्स वो क्या करेंगे, सर्पेंटाइन पार्टिकल्स कर्वी, रिलेटिवली लेस पैथोजेनिक एंड एम्फीबोल पार्टिकल दैट इज स्ट्रेट, दे आर रिजिड एंड डायरेक्टली रीच द लंग्स। ठीक है, तो जो कर्वी पार्टिकल्स होते हैं दैट इज सर्पेंटाइन पार्टिकल्स वो हार्मफुल इतने नहीं होते, बट द एम्फीबोल पार्टिकल्स आर हार्मफुल टू बिकॉज दे रीच द लंग्स। डेवलपमेंट ऑफ एस्बेस्टोसिस इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल लीजन्स। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि मल्टीपल लीजन्स हो जाएंगे पेशेंट्स को, एंड पेशेंट्स हैव प्लूरल लीजन्स एंड प्लूरल ट्यूमर्स बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद द एस्बेस्टोसिस। ओके, प्लूरल प्लेक, अब इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्लूरा पर्टिकुलरली इन बेजल एरिया विच इज़ गोइंग टू बी कैरेक्टराइज बाई थिकनिंग ऑफ द प्लूरा। मतलब प्लूरल प्लेक का मतलब क्या होगा कि जो प्लूरा की जो बेजल एरिया होगा दैट विल बी थिकनड आउट, एंड
मोस्ट कॉमन लेजन इज सीन इन दैट थिंग, ठीक है, तो लेजन्स हमको दिखेंगे, ठीक है, एंड थिकनिंग ऑफ द प्लूरा ऑल्सो अकर्स. Interstitial fibrosis, deposition of proteinaceous material on the surface, is associated with the term known as ferruginous body or asbestos body, ठीक है. तो एक तो पहला तो होगा प्लूरल प्लेक एंड इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस. तो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस में क्या होगा कि प्रोटीनेशियस मटेरियल ऑन द सरफेस, ठीक है, वो आ जाएगा एंड दैट इज़ नोन एज द एस्बेस्टोस बॉडी, ठीक है. तो जो प्रोटीनेशियस मटेरियल होगा वो जो जहाँ पे अफेक्टेड एरिया होगा उस दर पे डिपोजिशन हो जाएगा एस्बेस्टोस बॉडी का. एंड प्लूरल प्लेक क्या है, दैट इज़ द थिकनिंग ऑफ द क्या बोल सकते हैं, प्लूरा, ठीक है. एंड वहाँ पे मोस्ट कॉमनली हमको लेजन्स देखने को मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट इज द कि एस्बेस्टोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग ऑफ द बेस ऑफ द लंग. तो सिलिकोसिस कहाँ स्टार्ट हो रहा था, तो सिलिकोसिस वॉज स्टार्टिंग इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अपर लोब्स एंड एस्बेस्टोसिस इज रिस्पॉन्सिबल for starting at the base of the lungs. Okay, and exposure can lead to high risk development of cancer, ठीक है. Example of dangerous dust particles which can act both initiator as well as promoter chemical, ठीक है. वो कौन सा एग्जाम्पल है, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ डेंजरस डस्ट पार्टिकल विच कैन बी इनिशिएटर एज वेल एज प्रमोटर केमिकल, ठीक है. तो हमने जनरल पैथोलॉजी में पढ़ा था कि जो केमिकल कार्सिनोजेंस होता है तो वो इनिशिएटर एज वेल एज प्रोमोटर दो टाइप के होते हैं. तो एस्बेस्टोसिस इज द एग्जांपल ऑफ बोथ इनिशिएटर एंड प्रोमोटर केमिकल. कैन हैव टू लंग ट्यूमर्स दैट इज ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा एंड मीजोथेलियोमा, ठीक है. मतलब जो मीजोथेलियम है हमारे लंग्स की उस पर मतलब वो अटैक करेगा, दैट विल कॉज द मीजोथेलिया एंड ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा. ओके, तो एस्बेस्टोसिस को फिर से रिवाइज करने मतलब मेनली कौन कौन से वर्कर्स को होंगे, दैट इज द वर्किंग इन द प्लम इंडस्ट्री या फिर इंसुलेटिंग इंडस्ट्री. तो दो पार्टिकल्स होते हैं सर्पेंटाइन एंड एम्फीबोल. तो एम्फीबोल इज मोर प्रोन फॉर द कार्सिनोमा, ठीक है. ओके, एंड दो कार्सिनोमा होते हैं, दैट इज द ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा एंड मीजोथेलिया. अब दो हमको इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स याद रखनी है, दैट इज द प्लूरल प्लैक, दैट इज द बेस ऑफ द लंग पे अगर प्लूरल मेम्ब्रेन थिक हो जाती है एंड इट विल शो द लेजन्स, दैट इज द प्लूरल प्लैक. एंड इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस में क्या होगा कि जो डिपोजिशन ऑफ द प्रोटीनेशियस मटेरियल ऑन द सरफेस, ठीक है, दैट इज नोन एज द फेरुजियस बॉडी या फिर बोल सकते हैं हम एस्बेस्टोस बॉडी. एंड एस्बेस्टोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्टिंग, वो बेस ऑफ द लंग पे स्टार्ट हो रहा था. ओके, अब थर्ड पे आ जाता है, दैट इज द बेरिलियोसिस, एक्सपोजर टू बेरिलियम इंडस्ट्रीज, ठीक है. एंड दैट इज न्यूक्लियर या फिर एरोस्पेस इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हो उसमें that are more prone to the berylliosis, responsible for the development of interstitial fibrosis plus non-scissating granuloma in different organs of the body. मतलब interstitial fibrosis but plus non-scissating granuloma. okay, तो नॉन सिजेटिंग ग्रेन्यूलोमा का मीनिंग होता है मतलब नॉन नेक्रोटाइजिंग, मतलब उधर पे सेल डेथ नहीं होगी बट उधर पे डिपोजिशन हो जाएगा विद द इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस. ओके, एंड हाई रिस्क ऑफ कैंसर. तो बेरिलियोसिस उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं बट इतना याद रखना है कि बेरिलियम की एक्सपोजर से होता है हमको, ठीक है. एंड फाइब्रोसिस प्लस नॉन सिजेटिंग या फिर नॉन नेक्रोटाइजिंग ग्रेन्यूलोमा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. ओके, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने तीन पहले पढ़े, दैट इज सिलिकोसिस, दैट इज ऑल्सो नोन एज द ग्राइंडर्स डिसीज. ओके, वो अपर पार्ट ऑफ द लंग से अराइज होता है एंड मैक्रोफेजेस एसोसिएटेड विद द इंटरफेयरिंग phagocytic activity of the macrophages. एंड जो एक्सरे में फाइंडिंग दैट इज द हाइलर इन्फ्लोड्स का कैल्सिफिकेशन, दैट इज द एक्शियल कैल्सिफिकेशंस. ओके, एंड हाई रिस्क कौन से दैट इज पीपल वर्किंग इन द सैंड ब्लास्ट इंडस्ट्रीज या फिर क्वार्ट्स इंडस्ट्रीज या फिर टीबी है या फिर कैंसर है, दैट डेवलप द सिलिकोसिस. एस्बेस्टोसिस में हमने देखा कि एस्बेस्टोस जो एम्फीबोल पार्टिकल है दैट इज स्ट्रेच एंड रीच टू द लंग्स, दैट इज द मोर प्रोन टू द एस्बेस्टोसिस. ओके, एंड दो टर्म्स हमने पढ़ी, दैट इज द इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस एंड द प्लूरल प्लेक, वो दोनों हमको याद रखनी है. एंड पेशेंट्स हैव द प्लूरल लीजन्स एंड द प्लूरल ट्यूमर्स भी होते हैं. एंड दे कैन हैव टू लंग ट्यूमर्स, दैट इज ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा एंड मीजोथेल्मिया. ओके, अब लास्ट पे आ जाते हैं, दैट इज द मतलब लास्ट नहीं है, नेक्स्ट है दैट इज द कोल वर्कर निमोकोनियोसिस. तो एसोसिएटेड विथ एक्सपोजर टू कोल डस्ट, ठीक है, नाम ही बता रहा है. फिर इसमें तीन होता है, ठीक है, दैट इज पल्मोनरी एंथ्रेकोसिस, दैट इज नो कंट्राइंडिकेशन एंड डस्ट सेल्स प्लस कोल डस्ट, ठीक है. एंड सिंपल क्लोप, दैट इज नोड्यूल्स प्लस कोल्ड डस्ट
इलास्टेज एंजाइम रिलीज एंड सेंट्रल एम्फीसाइमा। ओके ओके ठीक है, सेंट्रल एम्फीसाइमा कॉज करेगा वो। प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस दैट इज कॉम्प्लिकेटेड CLOP। ओके दैट इज कोलवर्क न्यूमोकोनियोसिस। ओके दैट इज पेशेंट हैविंग ब्लैक लंग। ठीक है, तो तीन दैट इज पल्मोनरी एंथ्रेक्सिस दैट इज डस्ट सेल्स प्लस कोल्ड डस्ट, फिर सिंपल न्यूमोकोकस में दैट इज नोडुल प्लस कोल्ड डस्ट। ठीक है, एंड इलास्टेज एंजाइम रिलीज होगा, उसकी वजह से क्या होगा, सेंट्रल या फिर सेंट्राइसिनर एम्फीसेमा। प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस में हैविंग कॉम्प्लिकेटेड कोलवर्क न्यूमोकोनियोसिस एंड हैविंग द ब्लैक लंग। फिफ्थ इज द बैगेसियोसिस या फिर शुगर केन डस्ट हो सकता है, मतलब वो स्पोर्स जमा हो सकता है लंग्स में। ऑन डिस्ट्रॉइंग द फंगल स्पोर्स शुगर केन डस्ट बिकम्स एन नॉन पैथोजेनिक विच इज अटैच्ड बाय 2% प्रोपेनोइक एसिड स्प्रे। मतलब ऑन डिस्ट्रॉइंग द फंगल स्पोर्स, जो स्पोर्स द शुगर केन डस्ट, अगर हम स्पोर्स को उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, तो शुगर केन डस्ट बिकम्स नॉन पैथोजेनिक। और वो कैसे होगा, दैट इज बाय स्प्रेइंग द 2% प्रोपियोनिक एसिड स्प्रे। And the last one is the bisoniosis, inhalation of the cotton dust particles seen in the textile workers, also known as Monday chest disease. Okay, और उसमें क्या होगा, that is pneumoconiosis plus rheumatoid arthritis will give rise to the Kaplan's syndrome. ठीक है, तो हम ये तीन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज कोलवर्क न्यूमोकोनियोसिस में तीन होते हैं, दैट इज पल्मोनरी एंथ्रेक्सिस, सिंपल CLOP एंड द प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस। ठीक है, तो पल्मोनरी एंथ्रेक्सिस में नो कॉन्टैक्ट इंटीग्रेशन डस्ट सेल्स प्लस कोल्ड डस्ट, फिर सिंपल CLOP में नोड्यूल्स प्लस कोल्ड डस्ट एंड इलास्टिक एंजाइम का रिलीज होगा, जिसकी वजह से सेंट्रल एम्फीसाइमा होगा। प्रोग्रेसिव मैसिव में ब्लैक लंग देखने को मिलेगा। बैगियोसिस में शुगर डस्ट एंड स्पोर्स रिलीज होते हैं दैट आर पैथोजेनिक, बट जो पैथोजेनिक स्पोर्स है उसको हम मार सकते हैं बाय द 2% प्रोपियोनिक एसिड स्प्रे। एंड बाय बाइसिनोसिस, इनहेलेशन इन कॉटन डस्ट पार्टिकल्स मेनली प्रोन टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्कर्स। एंड न्यूमोकोनियोसिस प्लस अगर हमको रूमेटिक आर्थराइटिस हुआ, दैट विल लीड टू द कैप्लान्स सिंड्रोम। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में होगा। तो कौन कौन से है, दैट इज सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, फिर बेरिलियोसिस, फिर नीमोकोकस, कोलवर्क न्यूमोकोनियोसिस, बैगियोसिस एंड बिस्नियोसिस। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये 6 ऑक्यूपेशन लंग डिसऑर्डर है वो आते ही आते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में होगा। तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। एंड प्लीज़ गाइज, इसके जो भी पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने आपको या फिर इंपॉर्टेंट फिगर्स है जो रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी के, वो मैंने आपके लिए डाल दिया है। कहाँ पे, PDF टेलीग्राम चैनल में, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उधर पे जाके यू कैन चेक आउट दैट ऑल्सो। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो स्टे काम, स्टे कूल, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। सो थैंक यू।